नमस्कार दोस्तों। आज ये जो पॉडकास्ट हम उसानास फाउंडेशन की तरफ से करने जा रहे हैं, ये हमारे आसपास होने वाली तमाम तरह की घटनाएं जो हमें काफ़ी परेशान किए हुए हैं, उनके ऊपर है। वैसे भी हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ख़ास तौर से जियोपॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो बहुत ही उथल पुथल भरा है और बहुत अशांति भरा है। पिछले 6 या 7 सालों में हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं अपने आसपास जिनकी शायद हमने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रूस का यूक्रेन पर हमला, उसके बाद जो है इज़राइल और हमास के बीच में एक बड़ी लंबी जंग जिसके अंदर अभी भी कार्रवाई चल रही है। इज़राइल और ईरान के बीच की जंग जिसके अंदर जो है मिसाइल्स के अटैक हुए और एक वक्त तो लगा कि ये जंग बहुत बढ़ेगी, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होगा। चीन की लगातार बढ़ती आक्रामक नीतियाँ, उसके पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लगातार तल्ख होते रिश्ते और बस लगा कि अभी युद्ध हुआ, अभी युद्ध हुआ। इस तरह की स्थितियां हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि एक जो वर्ल्ड ऑर्डर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, जिसके अंदर पश्चिमी ताकतों का रुतबा कायम था, जिसमें आप कहें कि अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जो थे, उनका वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर और वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स के अंदर उनका एक दबदबा कायम था। आज कहीं ना कहीं वो ढलता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें एक दरार नज़र आ रही है और हम बात कर रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की। तो ये सारी घटनाएं जो हमारे आसपास हो रही हैं, इसी के भीतर आप देखेंगे तरह तरह के नए नए बदलाव और नई नई उथल पुथल जो है, जिनका संबंध सिर्फ दो देशों के बीच होने वाले युद्धों से नहीं है, अपितु उनके अंदरूनी स्थिति में भी जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारी स्थितियां भी हमारे सामने पेश आ रही हैं। जैसे हाल ही में अगर आप ताज़ा उदाहरण देखें तो नेपाल में बहुत उथल पुथल मची हुई है। अगर आप इससे पहले जाएं तो हमारे पड़ोस में श्रीलंका में एक ऐसा ही हमने जन आक्रोश देखा कि लगातार पब्लिक जो है एक बहुत जोश के साथ और गुस्से के साथ राष्ट्रपति भवन पर हमला करती है, तोड़फोड़ करती है और वहाँ पर जो है सत्ता में बैठे हुए तमाम जो शासक हैं उनको पद से हटा करके और एक क्रांति सी ले आती है। फिर हमने वही बात रिपीट होती हुई बांग्लादेश के अंदर देखी। वहाँ पर जो शेख हसीना की जो सरकार जो थी अवामी लीग की, उसको जो है छात्र आंदोलन ऐसा उसके विरोध में खड़ा हुआ जिसके अंदर बाद में तो तमाम तरह के जिहादी तत्व भी शामिल हो गए और उनको भी वहाँ से उखाड़ फेंका, जिसको हम फिर एक रेजिम चेंज कहेंगे। और आज फिर एक घटना सामने आ रही है पिछले 2-3 दिन से, वो है नेपाल के अंदर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नेपाल के अंदर ये एकदम से क्या हो गया। इसको कहें कि जेन जी आंदोलन, जो नई जनरेशन जो है, जो 2000 के बाद जो जन्मे हुए बच्चे हैं, उन लोगों ने उस यूथ ने जो है सरकार के खिलाफ, सरकार के करप्शन के खिलाफ और नेपोटिज्म के खिलाफ, जो एलिटिस्ट तबके का जो कब्जा था सरकारी रिसोर्सेज के ऊपर और देश के संसाधनों के ऊपर, उसके खिलाफ एक ऐसा हल्ला बोल किया है और वहाँ पर व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। हमने देखा कई सारे मंत्रियों को मारा गया, पीटा गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी परिवार वालों को जिंदा जला दिया गया। अब जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो अफवाहों के बाजार गर्म हो जाते हैं। अक्सर हमने पिछली घटनाओं में और आज की घटनाओं में भी जो तमाम तरह के यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और जो एक नए इमेच्योर किस्म के जो एनालिस्ट उभर करके आ रहे हैं, उनके मुंह से खास तौर से भारत में आप ये बातें ज़रूर सुनेंगे कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, CIA का हाथ है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम इन विषयों पर बात करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये बहुत गंभीर विषय है और आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर युद्ध सिर्फ हथियारों, तोपों, टैंकों और बंदूकों से नहीं लड़ा जाता। आज के दौर में युद्ध के अंदर एक प्रोपेगेंडा वॉर, नैरेटिव वॉर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जब इस तरह की अफवाहें और इस तरह के जो रूमर्स मार्केट में आते हैं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं, और हमारे भारत में भी अभी जिस तरह से कर रहे हैं, कहीं ये ना हो कि हम किसी प्रोपेगेंडा वॉर का अंत चाहते हुए, बिना चाहते हुए हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। जब लोग ये क्लेम करते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, हो भी सकता है। देखिए, जब इस तरह की मूवमेंट्स होते हैं तो उसमें कई तरह के आयाम होते हैं, कई तरह के पहलू होते हैं जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये कि जब आप एक सीधा क्लेम करते हैं बिना सोचे विचारे, बिना किसी सबूत के, कि इसके पीछे आपने तो कह दिया कि CIA का हाथ है या XYZ किसी पश्चिमी खुफिया एजेंसी का हाथ है, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो मैं ये कहूँगा कि देश के नागरिकों को ये प्रश्न करना चाहिए कि आप किस आधार पर कह रहे हैं और जो ये प्रश्न कर रहा है, जो इस तरह की क्लेम कर रहा है, उससे आप ये सवाल पूछें कि भाई आपकी क्या एक्सपर्टीज है इस फील्ड के अंदर।
क्या आप किसी इंटेलिजेंस सर्विसेज का हिस्सा हैं या हिस्सा रहे हैं? क्या आपकी कोई एकेडमिक एक्सपर्टीज़ है, या आप कोई जर्नलिस्ट हैं जिसके द्वारा आपको इस तरह की सारी अंदरूनी चीज़ों की कोई खुफिया जानकारी हासिल हुई हो? इस तरह के सवाल हमें ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इस तरह की जो एक तरफा अफवाहें हैं वो आपके विजन को, आपके विचारों को कलर करेंगी, और आप ना चाहते हुए और बिना चाहते हुए भी आप किसी न किसी किस्म के प्रोपेगेंडा वॉर का, नैरेटिव वॉर का हिस्सा बन जाएंगे। अब मैं आता हूँ दूसरी बात के ऊपर। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनके पीछे का सच क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि हर देश की, हर स्थान की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। हर जगह कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी नज़र आ जाए वहाँ पर होने वाली उथल पुथल के अंदर, जैसे जनता के आक्रोश के अंदर, तो ये हमें सीधा ये कंक्लूजन नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर भी ये हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल नहीं, एक जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अरब वर्ल्ड के अंदर जब अरब स्प्रिंग हुआ था, वहाँ के जो मोनार्क्स थे उनके अगेंस्ट, और उसमें भी जनता का आक्रोश सामने आया था। वहाँ के जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, चाहे वो इजिप्ट हो, ट्यूनीशिया, उनको हटाया था। तो आप याद रखें, उनके पीछे मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी कट्टर इस्लामिक संस्था का हाथ था, और उसमें तमाम जिहादी तत्वों ने वहाँ के मूवमेंट को हाईजैक कर लिया था। ऐसे ही सीरिया के अंदर फ्री सीरियन आर्मी का शुरुआत में रोल था। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर, चाहे वो आईसिस हो, चाहे वो अल कायदा के प्रॉक्सीज हो, उन्होंने उसके अंदर अपना एक स्थान, अपना एक प्रभुत्व कायम कर लिया था और उस चीज़ को हाईजैक कर लिया था। और आज भी आप देखें तो सीरिया के अंदर जो व्यक्ति शासन कर रहा है वो पहले आईसिस का, अल कायदा का हिस्सा रह चुका है। तो आपने देखा स्थितियां अरब कंट्रीज में, एक कंट्री को छोड़कर के वहां पर भी उस एक क्षेत्र के अंदर भी कंट्री टू कंट्री चीजें डिफर कर रही हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो वहां हो रहा है वही सेम चीज बांग्लादेश में रिपीट हुई, या श्रीलंका में रिपीट हुई, या नेपाल में रिपीट हुई? बांग्लादेश में भी जो घटना सामने आई उसमें आप देखेंगे कि जो शेख हसीना की सरकार थी वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इलेक्टेड सरकार थी, और वो एक सेक्युलर सरकार थी। वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते कायम करके चल रही थी, और वहाँ जो छात्र आंदोलन निकला उनके खिलाफ, उसको भी धीरे धीरे जमात इस्लामी ने टेक ओवर कर लिया। तो वो एक मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और वहाँ पर जो है एक एक्सट्रीम इस्लाम की जो फॉलोइंग है वो सोसाइटी में काफ़ी बड़े तबके के ऊपर है। तो उसको जमात इस्लामी ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन श्रीलंका के अंदर जो जनाक्रोश हुआ, उसके कंडीशंस और उसकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। वो एक इस्लामिक सोसाइटी नहीं है, वो एक बुद्धिस्ट कंट्री है। वहाँ पर जो लोगों का आक्रोश था, अव्यवस्था, करप्शन, आपका जो है ना एक गवर्नेंस के अंदर जो है अकाउंटेबिलिटी का ना होना, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। इकोनॉमिक ग्रीवांसेस थी, अनएम्प्लॉयमेंट थे, वो थे। उसी तरह से नेपाल के अंदर आप देखें तो नेपाल भी कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। नेपाल के अंदर भी जो जेन जी का जो आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ जो शुरू हुआ, वो तो सोशल मीडिया ऐप्स बंद करने से शुरू हुआ। डेफिनेटली एक तरह से देखा जाए तो आज का यूथ जो है सोशल मीडिया के साथ एक किस्म का एडिक्शन उसको है। तो और कहीं ना कहीं इसके साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात जुड़ी हुई है। तो जब इस तरह का एक बैन लगता है तो लोगों का रिएक्शन आना लाजमी है। लेकिन मोटे तौर पर जो उनका जो गुस्सा था, वो वहाँ के जो एलिट्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक एलिट्स हों, चाहे पॉलिटिकल एलिट्स हों, उनका जो करप्शन था, उनकी जो एरोगेंस थी, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट था। जब वहाँ पर एक टर्म चल रहा है नेपाल में आजकल, नेपो किड्स, यानी कि जो समाज के जो बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं, चाहे वो बड़े पावरफुल पॉलिटिशियंस हो, मिनिस्टर्स हो, उद्योगपति हो या ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके बच्चे सरकारी संसाधनों का फ़ायदा उठाते हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं और एक बहुत ही लग्जूरियस, एक बड़ी अयाशी वाली ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और आम जनता भुखमरी का शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बुरी स्थिति में वहाँ पर है। तो इस तरह की स्थितियाँ जब नई जनरेशन देखती है, जेन जी, जो कि सोशल मीडिया के द्वारा विदेशों में क्या स्थिति हो रही है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी सरकार है, उससे भी अवगत है, वो जब अपने कंट्री के अंदर इस तरह की अव्यवस्था देखती है तो उनका गुस्से में आना लाजमी है। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह स्थितियाँ, कंडीशंस अलग अलग हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप एक ब्रॉड सिमिलरिटीज़ बनाना के साथ हर जगह एक ही जैसी बात हो रही है, ये इस प्रक्रिया से दूर रहें। ये बहुत ही एक इमेच्योर किस्म का एनालिसिस है, और जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी के अंदर जिनका एक कोई एकेडमिक डेप्थ नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, वही इस किस्म के इमेच्योर एनालिसिस को प्रमोट करते हैं। जो हो सकता है सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पर तो चल जाए, लेकिन इससे आपको कोई एक गहरी जानकारी, मतलब जो नुआंस्ड नॉलेज होता है, वो प्राप्त नहीं होगा। अब हम तीसरी बात पर आते हैं कि जब भी इस तरह के जनाक्रोश होते हैं, उनके दो पहलू होते हैं। सबसे पहला पहलू तो ये कि वहाँ पर जो लोकल जो स्थितियाँ हैं, लोगों की जो सरकार से नाराज़गी है,
वो एक सच्चाई है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मसलन हम बात करते हैं बांग्लादेश की। माना कि हसीना शेख जो है प्रो इंडिया प्राइम मिनिस्टर थी, सेक्युलर थी, उसने जमाते इस्लामी के ठग्स के ऊपर बहुत क्रैकडाउन किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत डिक्टेटोरियल भी थी और लोगों को लग रहा था कि उनका शासन बड़ा दमनकारी है। यूथ में बहुत एक अनरेस्ट था, इलेक्शंस की रिगिंग हो रही थी, इस तरह की चीज़ें भी पैरेलली हो रही थी वहाँ पर सारी की सारी। तो छात्रों के अंदर जो असंतोष भड़का था वो भी एक सच्चाई थी, तो हमें इस चीज़ को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उसी तरह से नेपाल के अंदर भी जो असंतोष लोगों के अंदर है गरीबी के अगेंस्ट या करप्शन के अगेंस्ट या फिर जो एलिटिस्ट जो लोग हैं उनका जो सिस्टम पर कब्जा है उसके अगेंस्ट, वो भी एक सच्चाई है, वो एक बहुत बड़ा कॉज है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरा पहलू ये कि इस तरह के जब ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट होते हैं कहीं ना कहीं उनमें ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ होता है, पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और वो अपने जियो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस इस तरह के कू कह दें या इस तरह के एनार्की कह दें या इस तरह के सोशल लेवल के मास प्रोटेस्ट करवा करके अपने जियो स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को साधती हैं। जैसे बांग्लादेश का अगर आप केस देखें तो वहाँ पर ये बात कई तरीके से उठ करके आती है कि वहाँ पर जो है पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट था, बिकॉज जमात इस्लामी तो पाकिस्तान का प्रॉक्सी है एक तरह से देखा जाए तो, और वहाँ की सरकार बड़ी प्रो इंडिया थी, तो पाकिस्तान चाहता था कि वहाँ पर अपना एक वापस नया सिस्टम क्रिएट किया जाए और अपना एक जियो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट बढ़ाया जाए जमात इस्लामी के ज़रिए, उनका इन्वॉल्वमेंट था। कुछ ये भी बातें आती हैं कि टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माध्यम से कुछ इन्वॉल्वमेंट था, अमेरिकन का इन्वॉल्वमेंट था, अमेरिकन डीप स्टेट का, इस तरह से, जिसके बारे में तो वहाँ की प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा था कि अमेरिकन ने उनसे एक आइलैंड मांगा था जिस पर उनको बेस बनाना था, वो नहीं दिया, तो इस तरह की बात सामने आई। उसके और भी रीजंस हो सकते हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पर बढ़ रहा था तो शायद उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा हो। और उसके बाद जैसे वहाँ पर जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसके जो एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस हैं, इसको भी कहा जाता है कि ये वेस्टर्न डीप स्टेट के उसके प्रॉक्सी हैं, और कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोसन ग्रुप के उसके एक तरह से उसी विचारधारा के और उसी जो ग्लोबल कबाल है उसके मेंबर हैं जैसे। लेकिन ये सारे कंजेक्चर्स हैं, मैं आपको बता दूं, देखिए ये सारी बातें बहुत क्लैंडस्टाइन और खुफिया तरीके से होती हैं, इंटेलिजेंस वर्ल्ड में होती है, तो इस तरह की जानकारी पब्लिक में जब आती है तो र्यूमर्स के तौर पर ही आती है। तो जब इन पर आप विचार करें तो इन पर विचार करते वक्त ये ध्यान में अवश्य रखें कि ये कोई कॉन्क्रीट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कंजेक्चर्स हैं, ये रूमर्स हैं, जिनके ऊपर डेफिनेटली एक बहुत डीप लेवल की एकेडमिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है उनकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए। अब हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के अंदर बात आ रही है, कई सारी रूमर्स प्रिवेल कर रही हैं कि इसमें वहाँ के राजा का इन्वॉल्वमेंट है, और पिछले कई वर्षों से वहाँ पर जो है नेपाल को वापस हिंदू राज्य बनाने की बात चल रही है, राजतंत्र को वापस लाने की बात चल रही है, लोगों में काफ़ी नाराज़गी है वहाँ की सत्ता के खिलाफ। दूसरा पहलू मैंने डिस्कस में कर चुका हूँ कि जेन जी के अंदर जो आक्रोश था ये करप्शन के अगेंस्ट, नेपोटिज्म के अगेंस्ट, और ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो रोका गया सोशल मीडिया ऐप्स को हटा करके उसके अगेंस्ट। और उसमें एक बात आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हामी नेपाल, जिसको वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट से फंडिंग भी आ रही थी, बता रहे हैं कि अल जजीरा है कुछ वहाँ वेस्ट एशिया से फंडिंग आ रही थी, तो वो भी एक एंगल इसमें जुड़ रहा है कि ग्लोबल जो इस्लामिस्ट लॉबीज़ हैं उनका इसमें क्या रोल है। हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी रेजोनेंट न्यूज़ की कि टर्की नेपाल के अंदर अपना इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है, जिसके अंदर कई सारे वो मस्जिदों में पैसा लगा रहा है, वहाँ पे एनजीओज़ को फंड कर रहा है, जिससे रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे हैं। तो एक इसके अंदर ग्लोबल इस्लामिस्ट लॉबीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट का एंगल सामने आ रहा है। फिर तीसरी बात आती है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अमेरिकन का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कई तरह के अलग अलग नैरेटिव्स आ रहे हैं, लेकिन अगेन मैं एक बात कहूँगा फिर कि ये सारे के सारे अलग अलग नैरेटिव्स हैं, ये कोई कॉन्क्रीट एविडेंस बेस्ड तथ्य नहीं है, इनकी सत्यता को अभी प्रमाणित करना बाकी है। तो जब भी आप इस तरह की खबरें पढ़ें या इस तरह की बातों को देखें तो उन पर विचार करें और उन्हें सत्य के कई पहलुओं में से एक पहलू के रूप में स्वीकारें और माने कि उस पर और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। उसको आप एक अखंड या अकाट्य सत्य के रूप में स्वीकार ना कर लें,
जो कि आजकल ये ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है, बिकॉज बहुत ही इमेच्योर लोग जो कि जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है इस विषय के अंदर, वो इस विषय के ऊपर अपनी बातें कह रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू उनकी मैसिव फॉलोइंग है तो वो उसमें बढ़े जा रहे हैं, उसके अंदर उसको फैलाए जा रहे हैं। देखिए, इस तरह के जो नैरेटिव्स होते हैं वो कई लोगों को पॉलिटिकल लेवल पर सूट करते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग इस तरह की बात फैलाएंगे। देखिए, नेपाल में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, कि पश्चिमी देश भारत में भी ऐसा करवाना चाहते हैं और डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब ये एक नैरेटिव उन लोगों को सूट करता है जो अपनी शासन की अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को, करप्शन को या जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ रहा है उसके खिलाफ उनकी नाकामयाबी को जो है छुपाना चाहते हों या लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हो। इस तरह के लोगों को, ऐसे लोगों को ये नैरेटिव सूट करता है, क्योंकि आप जो है एक जनता जिसके मन में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अगेंस्ट जो गुस्सा भड़क रहा था, आप उस जनता को इस तरह के नैरेटिव्स दे करके एक अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते हैं और पूरे खेल को आप जो है राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रद्रोह के रूप में परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और डेफिनेटली मैं ये भी कहूँगा कि एक समय ऐसा विकट है जहाँ पर भारत के ऊपर भी एक तरह का खतरा है। कई सारी विदेशी एंटिटीज़ हैं, फोर्सेस हैं, चाहे वो वेस्ट से हों, चाहे वो ग्लोबल इस्लामिस्ट लॉबीज़ हों, वो भारत में इस तरह का एक कहते हैं एनार्की क्रिएट करने की फिराक में है और हमारे इंटरनली हमें बहुत वीक करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। और जो नैरेटिव्स इस तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स कई बाहर से भी संचालित हो रहे हैं, कुछ वेस्टेड ग्रुप संचालित कर रहे हों उसको, कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप्स कर सकते हैं, कुछ सिविल राइट्स ग्रुप्स कर सकते हैं, तो उनके बहकावे में भी ना आए। इनकी सत्य को जांचें, तथ्य को परखें और उसके बाद ही अपने विचार बनाएं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो उसके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं। और मैं एक बात और कहूँगा अपने इस वीडियो के आखिर में कि कहीं ना कहीं जब लोकतांत्रिक राष्ट्र जो हैं उनके अंदर जो हुक्मरान बैठे हैं उनको भी ये बात माननी पड़ेगी कि अब वो एक जो कॉलोनियल जो टाइम था वो दौर चला गया, जब आप अपने आप को एक माई बाप की स्थिति में रखते हैं और आम जनता को जो है एक जानवर की तरह या कचरे की तरह समझा जाता है और आप अंधाधुंध करप्शन करते हैं। आप पावर के नशे में चूर होकर के जो है अपने नाते रिश्तेदारों को, पुत्रों को सारे फायदे उठाते हैं, देश बेचते हैं। आज का युवा ये सब देख रहा है और इस तरह का आक्रोश लोगों के मन में आएगा जब वो अपने सामने इस तरह की अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ देखेगा। उसके जो संसाधन है उसकी चोरी जो है एक छोटा सा एलिटिस्ट वर्ग जो है, चाहे वो नेताओं का हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स का हो, उनके द्वारा ऐसी चोरी होते देखेगा तो उसके मन में क्रोध आना, गुस्सा आना लाजमी है और वो रिवोल्ट भी कर सकता है, करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदरूनी स्ट्रक्चर्स और हमारे इंटरनल जो सिचुएशन है उस पर भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हम कोई ऐसी सिचुएशन ना होने दें जिसका फ़ायदा, इस तरह की दरार हमारी सोसाइटी में ना पड़ने दें जिस तरह का फ़ायदा विदेशी ताकतें उठाएं। उसके लिए ज़रूरत है हमें अपने यहाँ पर एक करप्शन फ्री गवर्नेंस लाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की, एक आम आदमी की डिग्निटी उसको रेस्टोर करने की और उसका एक सम्मानजनक ट्रीटमेंट करने की। स्टेट को एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट होने के बजाय एक कहते हैं ना एक खून चूसने वाले स्टेट होने के बजाय एक कल्याणकारी, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में आना चाहिए। और एक आम नागरिक को जब वो आपको वोट देता है, जब वो अपनी निष्ठा देश के प्रति रखता है तो वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसका सम्मान करेंगे, आप उसकी सुरक्षा करेंगे और उसको एक अच्छी जीवन शैली और जीवन स्तर मुहैया करवाएंगे। देश के जो हुक्मरान हैं, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, इस बात को ध्यान रखें और इस दिशा में कार्य करने की कोशिश करें। सत्ता के नशे में चूर होकर के बैठे रहे तो नेपाल में जो स्थिति हुई या बांग्लादेश में या श्रीलंका में जो स्थिति हुई, ऐसी स्थितियाँ या उस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर भी हो जाएं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार। आखिरी में मैं एक बात भारत के संदर्भ में कहना चाहूँगा। देखिए, भारत में भी जो है सन 2014 के बाद बड़े मूलभूत परिवर्तन इस देश में आए हैं और एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन नैरेटिव के डोमेन में या फिर जो है रियलिटी के डोमेन में वो आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार एक बड़े सशक्त तरीके से जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है और जो टेररिज्म है उसके खिलाफ स्वर बुलंद किए। इस देश में बॉम्ब ब्लास्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाया करते थे और सरकारों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता था, लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने एक बहुत मजबूत और प्रखर स्टैंड लिया। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस पूरे जो ये जो बदलाव आया है इसका मुझे लगता है, जो मेरे एनालिसिस के अंदर है,
कि सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट किसी को जाना चाहिए तो वो पीएम को खुद को जाना चाहिए। बिकॉज जो अभी तक हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक जो कैडर जो उनको एडवाइस करता रहा है उसमें तो कोई खास परिवर्तन आया नहीं है, वो तो वही सेटअप है, उसी तरह से ढर्रे पर एडवाइस कर रहा है। जो एक आरएसएस का जो एक पूरा जो इकोसिस्टम है वो भी उसी तरह से एडवाइस करता आ रहा है, जो कि पहले भी बीजेपी की सरकारों को एडवाइस करता आया है। लेकिन एक जो अलग हमें जो इसमें दिखा है स्पष्टता और जो क्लैरिटी दिखी है, चाहे वो पाकिस्तान के विषय में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विषय में हो, चाहे वो नक्सलाइट उसके विषय में हो, वो क्लैरिटी जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपने निजी विजन से ज़्यादा आती हुई नजर आती है। और जो एक तरह से यहाँ पर जो उन्होंने एफर्ट्स लिए हैं खास तौर से, वो टेररिज्म को और इसको क्रैकडाउन करने में बड़े कामयाब हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो कश्मीर के अंदर हमें एक बड़ी सफलता मिली है टेररिज्म पर एक बहुत लगाम लगाने के अंदर। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हमने एक बड़ा एक मजबूत कदम उठाया, लेकिन इन्हीं की वजह से एक नया खतरा इस देश में उभर करके आया है कि जो इस तरह की जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं अब दुगनी ताकत से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने की कोशिश करेंगी, इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करेंगी। और उसके कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं। बांग्लादेश फ्रंट आपका एक्टिव है ही जब से वहाँ पर शेख हसीना की सरकार को हटाया गया है, और बांग्लादेश के पाकिस्तान और टर्की के साथ मजबूत रिश्ते जग जाहिर है। वहाँ पर तमाम तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो अंसारुल्लाह बांग्ला हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे लश्कर हो, जैश हो, हर तरीके से एक्टिव हैं। पाकिस्तान तो इस वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर है ही अपनी सारी जो है पूरी तैयारी के साथ, और हाल ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें जो करारी शिकस्त मिली है उसके बाद तो उनका जोश एक तरह से एक बदले की भावना जो है और अपना पूरा हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की मंशा दुगनी हो गई है। तो वो हर तरीके से कोशिश करेंगे सबसे। और उसके अंदर मैं ये बता दूं कि ये जो जंग नेक्स्ट जो होगी वो सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाएगी, वो सबसे पहले हमारी इंटरनल जो है हार्मनी उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। और जिस तरह की एनार्की आपने बांग्लादेश में देखी, नेपाल में देखी, श्रीलंका में देखी, उसको भारत में करवाने के प्रयास हो सकते हैं। और वो प्रयास वो हर एंगल पर हो सकती है। वो कास्ट के इश्यूज पर इस तरह के रिवोल्ट करवाने की कोशिश करें, इस तरह की लड़ाई फसाद करवाने की कोशिश कर सकते हैं, धर्म के नाम पर हो सकते हैं, लैंग्वेज के नाम पर हो सकते हैं, रीजन के नाम पर हो सकते हैं, हर तरीके से हो सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि अगर सपोज कास्ट के नाम पर हो रहे हैं या लैंग्वेज के नाम पर हो रहे हैं तो उनके पीछे पाकिस्तान या इस तरह की फोर्सेस नहीं है, क्योंकि उनका जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो ग्लोबल लॉबीज हैं जो इंडिया में अभी जो भारत जिस तरह से शक्ति बनकर के उभर रहा है, और जो पीएम का जो क्रैकडाउन है खासतौर से टेररिज्म पर और एंटी इंडिया फोर्सेस के ऊपर, उसको वीक करने के लिए और इनकी स्थिति को कमज़ोर करने के लिए हर तरीके से भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। और मैं ये बात बार बार एम्फेसाइज करके कहना चाहूँगा कि ठीक है बॉर्डर्स पर वॉर होते रहते हैं, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैटर है, हमारी जो इंटरनल जो कम्युनल हार्मनी है, जो यहाँ पर जो फॉल्ट लाइंस हैं उन पर काम करके और एक काफ़ी बड़ा फसाद करवाने की कोशिश की जा सकती है। तो इसीलिए देश के जो आम सिटीजन्स हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि जब इस तरह के नैरेटिव्स, प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर या आपकी जो पब्लिक स्पेसेस में जब सर्कुलेट हों तो उन पर ज़रा विचार करें, और विचार करके सोच समझ करके अपना ओपिनियन बनाएं और उसमें उसके अंदर आगे बढ़ें। उसमें बह जाने की आवश्यकता नहीं है। और सरकार से मेरा एक ये निवेदन है कि इन सारे विषयों के अंदर कहीं ना कहीं जो ये फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि गवर्नेंस इश्यूज़ और करप्शन इश्यूज़ वगैरह, जिनकी वजह से एक जो तात्कालिक कारण बन रहे हैं आंदोलन भड़कने के, उनको भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर एड्रेस करना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स ला करके और गवर्नेंस रिफॉर्म्स ला करके। नमस्कार।